नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। रीतिकाल का समय जो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य माना जाता है। रीतिकाल और इसका समय 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसको उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। रीतिकाल के पश्चात आधुनिक काल का प्रवेश होता है और रीतिकाल के पहले पूर्व मध्य काल है या भक्ति काल है। रीतिकाल, भक्ति काल और आधुनिक काल का मध्यवर्ती काल है और इसकी समय सीमा आरंभिक समय सीमा 1650 ईस्वी और अंतिम समय सीमा 1850 ईस्वी है और इसकी अवधि जो है 200 वर्षों की है। रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण जो है अनेक इतिहासकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार किया है। आज सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण विषय पर चर्चा की जाएगी और देखेंगे कि उनका वर्गीकरण जो है किस प्रकार का है और वह वर्गीकरण कितना संगत है और कितना असंगत। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा है। ध्यान में रखना है, मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा है। एक तो प्रतिनिधि कवि हैं और दूसरा भेद जो उन्होंने किया है अन्य कवि के रूप में किया है। अप्रतिनिधि कवि, ये प्रधान कवि, अप्रधान कवि, ये मुख्य कवि, ये गौण कवि। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने जो शब्द दिए, पहला जो है प्रतिनिधि कवि है, दूसरा अन्य कवि। ये दो वर्ग उन्होंने रीतिकाल के कवियों के मुख्य रूप से किए। प्रतिनिधि कवि उन्होंने किन कवियों को कहा है? तो रीति ग्रंथकार कवि को रीति ग्रंथकार कवि को ही उन्होंने प्रतिनिधि कवि कहा और रीति ग्रंथकार कवि उन्होंने किनको कहा है? जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं।
जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे और लक्षण ग्रंथ किन किन विषयों पर लिखे गए हैं? रस पर, नखशिख पर, षड ऋतु पर, बारह मासा पर, अलंकार पर और मुख्य रूप से नायिका भेद पर। किया क्या है इन कवियों ने? एक पद्य में, एक छंद में एक प्रकार की नायिका का लक्षण बताया है और उसके अनंतर लगे हाथों उस प्रकार की नायिका से संबंधित जिसका लक्षण इन्होंने पूर्व में किसी छंद में निरूपित किया है, उसका उदाहरण जो है दूसरे छंद में दिया है। और नखशिख का ही वर्णन हो, अलंकार, एक अलंकार का वर्णन किया एक छंद में, एक अलंकार की विशेषताओं का, लक्षणों का, लक्षण का वर्णन किया एक छंद में, और लगे हाथों उसके अनंतर ही दूसरे छंद में उस अलंकार से संबंधित कोई उदाहरण दे दिया, उदाहरण लिख दिया। तो यह लक्षण ग्रंथ कहलाया। लक्षण ग्रंथ भी इन्होंने लिखे हैं और लक्षण ग्रंथ के अनुसार दो प्रकार के ग्रंथ आते हैं। रीति ग्रंथ, जिन्हें रीति ग्रंथकार कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, और दूसरा जो है रीति काव्य। रीति से संबंधित लक्षण लिखे हैं और उसी रीति से संबंधित कोई छंद लिखा है। रीति काल की यही पद्धति थी, यही मार्ग था, जिसके कारण इस काल का नाम रीति काल पड़ा। तो यह लिखा है। और यह एक प्रकार का बंधन था। और देखिए, इसी प्रतिनिधि कवि को, रीति ग्रंथकार कवि को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है।
पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिन कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिनिधि कवि कहा है, रीति ग्रंथकार कवि कहा है, उन्हीं कवियों को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ध्यान दीजिए, इन्हीं रीतिबद्ध कवियों को शब्द को उलट दीजिए, बद्ध रीति कहा है। ये देखिए, बद्ध रीति कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। और फिर डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में इसी रीतिबद्ध कवि को रीति सिद्ध कवि कहा गया। अर्थात जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिनिधि कवि कहा है रीतिकाल का, रीति ग्रंथकार कवि कहा है, उसे ही पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कवि कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने बद्ध रीति कहा है। और बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में रीतिबद्ध कवि को, प्रतिनिधि कवि को, रीति ग्रंथकार कवि को ही रीति सिद्ध कवि कहा है। इसलिए जो रीतिबद्ध है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में, वही रीति सिद्ध है। यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कुछ नहीं किया है, केवल शब्द को उलट करके रख दिया है। जिसको पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कहा है, तो उन्होंने कहा है कि रीतिबद्ध ना कह करके बद्ध रीति कहा जाए, तो रीति से वह बंधा हुआ भी होगा और नहीं भी बंधा हुआ हो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और शब्द भी व्याकरण के अनुसार, भाषा के अनुसार और मनमाने ढंग का जो है शब्द निर्माण है। यह शब्द निर्माण जो है बद्ध रीति लोगों के हृदय में उतरता भी नहीं है, लेकिन एक बोझ की तरह है जिसे छात्रों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। तो यह हमने देखा है। अन्य कवि कौन से हुए जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की? जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना नहीं की, हाँ, लेकिन रीति काव्यों की रचना अवश्य की, या फिर रीति काव्यों की रचना नहीं भी की, वे सब अन्य कवि के अंतर्गत आएंगे। यह देखना है इनको कि रीति ग्रंथ की रचना इन्होंने नहीं की, लक्षण ग्रंथ की रचना इन्होंने नहीं की, हाँ, रीति काव्य की रचना इन्होंने की, और रीति इतर काव्य की भी रचना इन्होंने की। रीति में इतर शब्द जोड़ दीजिए तो ह्रस्वई ह्रस्वई मिलकर के दीर्घई हो जाएगी और हो जाएगा शब्द रीतितर।
तो रीतितर काव्य जो रीति से संबंधित नहीं थे, या इतर रीति काव्य। अब देखिए, घनानंद हुए, तो उन्होंने रीति से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित, श्रृंगार रस से संबंधित काव्य लिखा। वहीं गुरु गोविंद सिंह हुए, उन्होंने भक्ति से संबंधित लिखा। किसी ने नीति से संबंधित लिखा। रीति ग्रंथ की नहीं रचना करके किसी ने प्रबंध काव्य लिखा, प्रबंध कथा काव्य लिखा, किसी ने वर्णनात्मक कथा काव्य लिखा, किसी ने नीति के छंद लिखे, किसी ने उपदेशात्मक छंद लिखे। तो ये सभी कवि जो हैं अन्य कवियों की श्रेणी में आएंगे। तो यह है जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। ये कवि जो है इस बंधन से छूटे हुए कवि, यह नहीं कि किसी रस का लक्षण लिखना है और उसके बाद जाकर के उस लक्षण से संबंधित कोई उदाहरण देना है। जो यह बंधन था प्रतिनिधि कवियों को, रीति ग्रंथकार कवियों को, वह बंधन इनके पास नहीं था। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन रीति काव्य अवश्य लिखा। और इसके अतिरिक्त रीतितर काव्य भी इन्होंने लिखे। तो जिन्होंने रीति काव्य लिखा, रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा और रीति से परे जो काव्य लिखा, तो वे सब अन्य कवि के अंतर्गत रखे गए हैं। और अब जो है कुछ उदाहरण पर हम विचार करेंगे, देखेंगे उदाहरणों को और इस पर चर्चा भी करेंगे। रीति ग्रंथकार कवियों में चिंतामणि त्रिपाठी का नाम आता है और चिंतामणि त्रिपाठी ने हिंदी में ब्रजभाषा में काव्य प्रकाश लिखा है। यह ध्यान में रखना है। काव्य प्रकाश संस्कृत में मम्मट ने लिखा है और हिंदी में ब्रजभाषा में काव्य प्रकाश चिंतामणि त्रिपाठी ने लिखा है। चिंतामणि त्रिपाठी रीति ग्रंथकार कवि हुए क्योंकि इन्होंने रीति से संबंधित कई ग्रंथ लिखे हैं। महाराज जसवंत सिंह हुए, मंडन हुए, मतीराम हुए, भूषण आदि हुए। लगभग 57 कवियों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति ग्रंथकार कवियों के रूप में किया है। कुछ कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, किंतु उन कवियों को
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अन्य कवि के खाते में नहीं रखा है, फुटकल खाते में नहीं रखा है। उन्हें रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में स्थान दिया है। उन्होंने प्रारंभ में ही बेनी का नाम आता है और बेनी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। केवल कुछ कवित्त जो हैं, फुटकल कवित्त जो हैं, इनके सुनने में आते हैं। बस कुछ फुटकल कवित्त इनके सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं बेनी के। और इन्हीं फुटकल कवित्तों के आधार पर उन्होंने अनुमान किया है कि बेनी ने नखशिख और षड ऋतु आदि विषयों पर रीति ग्रंथ अवश्य लिखे होंगे। मैंने बताया है साहित्य का इतिहास दर्शन को भी थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। पिछले वर्ग में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस संबंध में बताई हैं और यहाँ यह ध्यान में रखना है कि इतिहास अनुमान पर नहीं लिखा जाता। आपको जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, चाहे वे पुस्तकें प्रकाशित हुई हों अथवा ना भी प्रकाशित हुई हों, किंतु उन पुस्तकों की पांडुलिपियां आपने देखी हों, आपने तथ्य प्राप्त किए हों, तभी ऐसे कवियों लेखकों को किसी भाषा के इतिहास में स्थान दिया जा सकता है। इतिहास का विषय, शास्त्र का विषय अनुमान नहीं। अनुमान जो है दर्शन शास्त्र का विषय, तर्क शास्त्र का विषय, ध्यान में रखना। तो बेनी का कोई रीति ग्रंथ नहीं मिला। बहुत से फुटकल छंद कवित्त उनके मिले जिसके आधार पर उन्होंने अनुमान कर लिया और उनको प्रतिनिधि कवि की कोटि में रखा, इस वर्ग में रखा। यह समझना है क्यों रखा, आप विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरे बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं बिहारी। बिहारी को भी उन्होंने क्या किया है कि प्रतिनिधि वर्ग में ही रखा है, रीति ग्रंथकार कवियों के ही वर्ग में रखा। और जबकि यह स्पष्ट है कि बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है, केवल इनकी सतसई है। सतसई पर चर्चा मैंने की है, बिहारी पर चर्चा बाकी है।
बिहारी पर चर्चा बाकी है। मुझे अत्यंत खेद है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर पाता, जिसके कारण मेरे प्रिय जिज्ञासुओं को असुविधा होती है, यह मैं समझता हूँ। नहीं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं, बिहारी ने सतसई लिखी है और बताया 713 छंद हैं। बहुत कुछ बताया सतसई के विषय में, आगे भी बताऊंगा। कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा बिहारी ने, कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा बिहारी ने, लेकिन इनको आपने क्या कर दिया कि प्रतिनिधि कवियों के वर्ग में रख दिया, फुटकल या अन्य कवि के वर्ग में नहीं रखा। यह भी समझें, इन्होंने स्पष्ट कर दिया अन्य कवि माने फुटकल कवि। ये फुटकल खाता इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में बराबर मिलता है, बड़ा विस्तृत मिलता है फुटकल खाता। और विद्यापति के संदर्भ में भी इन्होंने किया है। मैंने बताया है कि वीर गाथा काल सिद्ध करने के लिए रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की 2 रचनाओं को लिया है, कीर्ति लता को लिया है और कीर्ति पताका को लिया है। एक कवि, किसी कवि की एक रचना मिली है तो उसको आपने वीर गाथा काल के प्रतिनिधि कवियों में स्थान दिया। और विद्यापति की 2 रचनाएं आपने गिना दी हैं और विद्यापति को फुटकल खाते में डाल दिया। तो यह तो इनकी इतिहास दृष्टि है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और यहां भी इतिहास दृष्टि देख रहे हैं। बेनी को इन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, इनका कोई रीति काव्य भी उपलब्ध नहीं होता। बहुत से फुटकल कवित्व देखने सुनने में आते हैं। इस आधार पर आपने क्या किया, अनुमान कर लिया कि इन्होंने नखशिख, षट ऋतु आदि से संबंधित जो हैं रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ अवश्य लिखे होंगे। और बेनी को क्या कर दिया आपने, रीति ग्रंथकार कवि में, इस वर्ग में रख दिया। उसी तरह से बिहारी को भी स्वयं कहते हैं, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ के रूप में अपनी सतसई नहीं लिखी, पर नखशिख, नायिका भेद, षट ऋतु के अंतर्गत उनके सब दोहे आ जाते हैं। और दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था। इसलिए आपने क्या किया कि बिहारी को फुटकल कवियों के वर्ग में न रख करके रीति काल के प्रतिनिधि कवियों में स्थान दिया है। खुद स्वीकार करते हैं, कबूल करते हैं कि यह मैंने किया है। तो आप ऐसा नियम ही नहीं बनाते, नियम को ही ढीला ढाला बनाते और बिहारी को स्थान देते। विधान भी आपने ही बनाया और उस विधान को आपने ही तोड़ा, यह तो है। तो यह हमने देख लिया है, रीति ग्रंथकार कवि किसे कहा जाता है। और बहुत सारे कवि इसमें 57 कवि उन्होंने गिनाए हैं, और जिनमें बेनी हैं और बिहारी हैं। कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उन्हें इस में रख दिया। अन्य कवि को भी हमने समझा है।
अन्य कवियों ने क्या किया है, क्रम से, अन्य कवियों ने क्रम से रस, भाव, नायिका, अलंकार या नक्षिक या षट ऋतु या 12 मासा आदि का लक्षण अपने पद्यों में नहीं लिखा, लक्षण नहीं लिखा, लेकिन उनसे संबंधित छंद अवश्य लिखें। ऐसे ही कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अन्य कवि या फुटकल कवि कहा है। रीतिकाल के अन्य कवि या रीतिकाल के फुटकल कवि, यह मैंने समझाया है अच्छी तरह से, आप समझ भी गए होंगे कि रीति काव्य लिखा है इन्होंने या रीति इतर काव्य लिखा है, रीति से इतर काव्य लिखा है, तो उनको इन्होंने क्या किया है, अन्य कवि के वर्ग में रखा है। और इनमें पहला जो कवि, इनमें भी कई वर्गीकरण इन्होंने किए, तो अन्य कवियों में पहला जो है प्रबंध, कथा, काव्य, कार्य कवि, ये पहला। प्रबंध, कथा, काव्य, कार्य कवि, या क्या कह सकते हैं कि कथात्मक प्रबंध, काव्यकार कवि, ये पहला वर्ग जो है अन्य कवियों में। कथात्मक प्रबंध काव्यकार कवि या कथात्मक प्रबंधकार कवि भी आप कह सकते हैं। कथात्मक प्रबंधकार कवि आप कह सकते हैं। और प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा है, और वह प्रबंध काव्य जो है वह कथात्मक है, उसमें कथा सूत्र मिलता है। तो प्रबंध कथा काव्य या कथात्मक प्रबंध काव्य, उसको करने वाले, उसको रचने वाले, इनमें जो है सबल सिंह हैं, छत्र सिंह हैं, गुरु गोविंद सिंह हैं, लाल कवि हैं, जोधराज हैं, चंद्रशेखर हैं, सूदन हैं, गोकुलनाथ आदि हैं। तो सबल सिंह ने महाभारत लिखा है, छत्र सिंह ने विजय मुक्तावली लिखी है, गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा है। यह रीति काव्य नहीं है, यह भक्ति काव्य है। गुरु गोविंद सिंह भक्त कवि हैं, लेकिन रीति काल में हुए हैं। इन्होंने चंडी चरित्र लिखा है, यह भक्ति काव्य है, रीति काव्य नहीं है। लाल कवि ने छत्र प्रकाश लिखा है, जोधराज ने हमीर रासो लिखा है। यह हमीर रासो अत्यंत विशद है, प्रशस्त है, विस्तृत रचना है। चंद्रशेखर ने हमीर हठ लिखा है, सूदन ने सुजान चरित्र लिखा है, गोकुलनाथ आदि ने महाभारत लिखा है। तो इनमें कुछ ही काव्यों में
उपयुक्त रसात्मकता पाई जाती है और वह रसात्मकता भी भिन्न भिन्न मात्राओं में पाई जाती है। तो एक वर्गीकरण हुआ प्रबंध कथा काव्यकार का। पहला वर्गीकरण जो है अन्य कवियों के वर्ग में हुआ और जिनमें ये सब कवि आए और उनकी रचनाएं जो थोड़े में मैंने कहा है। कथात्मक प्रबंध काव्य के बाद जो है दूसरे प्रकार के जो कवि हैं, वे दूसरे प्रकार के कवि जो हैं वे वर्णनात्मक प्रबंध काव्यकार। एक तो पहले हमने देखा है कथात्मक प्रबंध काव्यकार कवि, अन्य कवि में पहला जो है, और दूसरा जो है वर्णनात्मक प्रबंध काव्यकार कवि। अब देख, वर्णनात्मक से अर्थ जो है यहाँ इतिवृत्तात्मक से लेना पड़ेगा। वर्णनात्मक अर्थात इतिवृत्तात्मक, अत्यंत ही विशद वर्णन। अब जैसे दान लीला है, मान लीला है, जल विहार है, वन विहार है, मृगया है जिसको आखेट या शिकार भी कहते हैं वह है, होली वर्णन है, जन्मोत्सव वर्णन है, भोज आदि का वर्णन। तो प्रबंध काव्यों में ऐसे वर्णन मिलते हैं, उपलब्ध हैं, किंतु कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, शिकार, होली वर्णन, जन्मोत्सव आदि के वर्णन से संबंधित स्वतंत्र काव्य रचे और इनमें कवियों ने किया क्या है कि वर्णन के विस्तार में इतनी दूर तक चले गए हैं कि धैर्यवान पाठक का भी धैर्य छूट जाता है। अब मान लीजिए बारात का वर्णन है, अब बारात में घोड़े का वर्णन है तो सैकड़ों प्रकार के घोड़े का वर्णन किए जा रहे हैं। तलवार के वर्णन पर उतर आए, अब लीजिए तलवारों की कोई गिनती नहीं है, कितने प्रकार की तलवारों का वर्णन करते जा रहे हैं और पर्याप्त समय रहता है इनके पास। और क्या करते हैं कि वस्तु परिचय का अपना भंडार खोल देते हैं और फिर अपने वस्तु परिचय का वस्तु वर्णन करते हुए विशद परिचय देते हैं। तो इन्हें जो है वर्णनात्मक जो है प्रबंध काव्यकार कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और उसके बाद जो है नीति ग्रंथकार कवि का उन्होंने उल्लेख किया। नीति ग्रंथकार कवि
नीति के काव्य जिन्होंने, या नीति काव्यकार कवि, कुछ भी लिख सकते हैं, नीति ग्रंथकार कवि या नीति काव्यकार कवि। ये क्या करते हैं कि पद्य में नीति विषय पर लिखते हैं और कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इनमें जो है वाग वैदग्ध्य जो है वो कहीं कहीं मिलता है। केवल वाग वैदग्ध्य से ही काव्य की सृष्टि नहीं होती है। काव्य की सृष्टि के लिए अन्योक्ति आवश्यक, और ये अन्योक्तियां इनमें नहीं मिलती हैं। कहीं कहीं वाग वैदग्ध्य मिलता है और कहीं कहीं मार्मिक प्रसंग भी मिलते हैं, लेकिन इन मार्मिक प्रसंगों की मात्रा जो है, संख्या जो है, अत्यंत अल्प है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें कवि कहना पसंद नहीं करते, केवल सूक्तिकार कहना पसंद करते। यह ध्यान दीजिए, सूक्तिकार, सूज और उक्ति, सूक्ति, सुभाषित, सुभाषित वाणी, सुभाषित वचन जो पद्य में इन कवियों ने कहे हैं रीति काल में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें कवि भी कहना ठीक नहीं समझते, इस लायक नहीं समझते इन्हें कि इन्हें कवि कहा जा सके। और इनमें वृंद का नाम आता है, कविवर गिरिधर राय का नाम आता है, घाघ का नाम आता है, वैताल आदि का नाम आता है। प्रश्न यह है, क्या जीवन में सूक्ति का कोई स्थान नहीं है? तो इसका उत्तर जो है हाँ में मिलता है। जीवन में सूक्ति का भी स्थान है, और कभी किसी की कही गई बात इस तरह से दिल की गहराई में उतर जाती है कि उस व्यक्ति का जीवन ही कुछ से कुछ हो जाता है, बहुत ही उन्नत हो जाता है। वह व्यक्ति सन्मार्ग पर चल पड़ता है और जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। आप देखिए, बिहारी ने ही जो सूक्ति कही, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। यह तो सूक्ति ही है, लेकिन यह सूक्ति निशाने पर जाकर लगी और जय सिंह जो है सचेत हो गए, राजपाट संभालने लगे। तो हम आप अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं
कि किसी बड़े बुजुर्ग की बात लग जाती है, किसी गुरु की बात लग जाती है और उस पर अमल करते हैं लोग और अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। तो इस प्रकार से अब वृंद की सूक्तियाँ हैं, गिरधर की हैं, या घाघ भड्डरी के कृषि संबंधी जो हैं, या वैताल की सूक्तियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब जीवन में जो है, जीवन तो विविधतापूर्ण हुआ करता है, एक रास्ता का उसमें स्थान नहीं है। तो इस दृष्टि से सूक्तिकारों को रामचंद्र शुक्ल नीति ग्रंथकार कवि भी कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं, इनको नीति ग्रंथकार भी नहीं कहा जा सकता, इनको मात्र सूक्तिकार कहा जा सकता। तो अब इस मति का तो कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुबोध मंडल का यह मानना है कि जीवन में सूक्ति का भी महत्व हुआ करता है। और रामचरितमानस हो या सूरसागर हो, पद्मावत हो, कितनी ही सूक्तियाँ उनमें ढूंढी जा सकती। सूक्तियों से आप देखिए प्रेमचंद की कहानियों में कितनी सूक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है, तो आदि आदि आदि। तो सूक्तियों से बचकर नहीं चला जा सकता है। और इसके बाद जो अगला वर्गीकरण है, उन्होंने ज्ञानोपदेशक कवि कहा है। ज्ञानोपदेशक कवि कहा है। फिर क्या कहते हैं, नहीं, ये ज्ञानोपदेशक कवि नहीं है, ये केवल पद्यकार हैं। ये केवल पद्यकार है। ज्ञानोपदेशक कवि, और इन्हीं ज्ञानोपदेशक कवियों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्यकार कहा है। और ये ब्रह्म ज्ञान पर, वैराग्य पर, पद्य में अपनी बात कहते हैं। और ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ब्रह्म ज्ञान आदि पर पद्य लिखते हुए उन पद्यों में उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये केवल समझाने के लिए ऐसा करते हैं। और इनके इस ज्ञानोपदेश से मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। यह इसीलिए इन्हें ज्ञानोपदेशक भी नहीं कह करके केवल पद्यकार कहा जाना चाहिए। फिर कहते हैं कि इनमें जो भावुक कवि हैं, प्रतिभा संपन्न हैं, और जिन्होंने अन्योक्तियों आदि का सहारा लेकर के और ब्रह्म ज्ञान, वैराग्य, करुणा आदि पर पद्य रचे हैं, उन्हें कवि क्या उच्च कोटि का कवि कहा जा सकता।
यह उनकी आलोचना की प्रणाली है, आलोचना की पद्धति है, आप समझ सकते हैं। और इसके बाद जो है इन्होंने कहा है कि वीर रस के कवि, ऐसे कवि जो आश्रयदाता की शरण में रहे हैं और उनकी युद्ध वीरता या दान वीरता आदि की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण पद्धति से उन्होंने की है। बढ़ चढ़ कर के उन्होंने उनकी दानवीरता का और युद्धवीरता का अत्यंत ही अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन किया है। तो ऐसे कवि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस का कवि कहा है। तो वीर रस के कवियों में भूषण का नाम आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रीतिकाल के कवियों का वर्णन जो है वह सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट होते हुए भी व्यावहारिक रूप से पूरी तरह संगतिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हाँ ना में रीति ग्रंथकार कवि कहते हैं, उसमें बेनी और बिहारी को ठूंस देते हैं, पकड़ कर ले आते हैं। और इसी तरह से कथात्मक प्रबंध काव्य है और वर्णनात्मक प्रबंध काव्य में भी। और फिर देखिए कि नीति ग्रंथकार कवि हुए जिनको कवि मानते ही नहीं, सूक्तिकार कहते हैं, नाम भी गिनाते हैं। फिर ज्ञानोपदेशक कवि का कोटि विभाजन करते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये पद्यकार हैं। और ये फिर वीर रस के कवि जिन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में उनकी वीरता या उनके युद्ध का अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन किया है, ये वीर रस के कवि कहे जाते हैं। इनमें भूषण का नाम जो है पहली पंक्ति में लेने योग्य है। तो आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण इस विषय पर चर्चा की है। और अगले वर्ग में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया जो है रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण, उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा जो है रीतिकाल के कवियों का जो वर्गीकरण किया गया है उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।